आज हम साझेदारी बेसिक कंसेप्ट आधारभूत अवधारणाएं उसके बारे में पढ़ेंगे कि साझेदारी की आधारभूत अवधारणाएं क्या होती हैं। देखिए, अभी तक हमने एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा था। एकल स्वामित्व क्या होता है? एकल स्वामित्व की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए साझेदारी व्यवसाय का जो है जन्म हुआ था, ताकि एकल स्वामित्व व्यवसाय जो है छोटे लेवल पर होता है और पूंजी की कमी से हमेशा उसको जूझना पड़ता है, निर्णय लेने में भी कुशलता नहीं आ पाती। तो उन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता होती है। तो साझेदारी फर्म के लिए जो है लेखांकन करने की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे एक साझेदारी फर्म तब अस्तित्व में आती है जब कम से कम दो व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय को आरंभ करने के लिए सहमत होते हैं और लाभ का विभाजन करते हैं। उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ प्राप्त होने वाले लाभों को साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। तो साझेदारी जो जन्म लेती है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो है उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वो उस पर लागू होता है। और बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण, और साझेदारों की मृत्यु या नया साझेदार जब फर्म में शामिल होता है तब हमें क्या क्या कार्य करना होता है, जो कि एकल स्वामित्व में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से इन विशिष्ट परिस्थितियों के हिसाब से इसका लेखांकन करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है लेखांकन के विशिष्ट जो मेथड हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि साझेदारी संगठन में जो है लेखांकन कैसे किया जाता है, साझेदारी व्यवसाय जब चलाया जाता है। तो उससे पहले हम थोड़ा साझेदारी का मीनिंग समझ लेते हैं। क्या होती है साझेदारी? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने और उसके लाभों को एवं हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं तो वे साझेदारी या भागीदारी में माने जाते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है ये कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिस व्यवसाय को उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में शामिल होता है तो उसे क्या कहेंगे? साझेदार। और एक साथ मिलकर जब वे कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फर्म। और जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? फर्म का नाम। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा इसे संस्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती। अतः साझेदारी की अनिवार्यता एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो साझेदारी जब कोई व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? साझेदार। और उन सबको सामूहिक रूप से बोलेंगे फर्म। जिस नाम से वो व्यवसाय चलाएंगे उसे क्या बोलेंगे? फर्म का नाम। तो साझेदारी की क्या विशेषताएं होती हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति होना जरूरी होता है। कोई अकेला व्यक्ति खुद का साझेदार नहीं हो सकता। और कंपनी अधिनियम 2013 में जो है केंद्रीय सरकार द्वारा साझेदारी फर्म के अधिकतम साझेदारों की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, किंतु कर सकती है केंद्र सरकार, लेकिन वो 100 से अधिक किसी भी हालत में नहीं होगी। वैसे केंद्रीय सरकार ने अब कंपनी अधिनियम 2014 के तहत अधिकतम संख्या साझेदारों की 50 तक ही सीमित रखी है। अनुबंध या समझौता। साझेदारी एक अनुबंध के द्वारा जन्म लेती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौता होता है, वे क्या समझौता होता है कि ये व्यवसाय चलाएंगे, व्यवसाय चलाकर जो लाभ हानि होगा उसको बांटेंगे। तो इस समझौते के आधार पर ही जो है साझेदारी का गठन होता है। यह आवश्यक नहीं है कि समझौता लिखित रूप में ही हो, ये मौखिक रूप में भी वैध होता है। लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए जो लिखित समझौता है उसको ही प्राथमिकता दी जाती है। व्यवसाय समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। किसी संपत्ति को बांटने के लिए यदि हम कोई साझेदारी करते हैं तो वो साझेदारी का गठन नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो किसी
व्यक्ति ने जो है, जैसे रोहित एवं सचिन संयुक्त रूप से एक भूभाग खरीदते हैं, ज़मीन का कोई टुकड़ा खरीदते हैं और उसे संयुक्त रूप से प्लाट के मालिक हो जाते हैं, तो वे साझेदार नहीं कहलाएंगे। लेकिन यदि वे ये कार्य लाभ कमाने के लिए करते हैं कि बार बार ज़मीन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उन्हें साझेदार कहा जाएगा। पारस्परिक अभिकरण, साझेदार जो है वो एक साझेदारी का एक व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। यानी एक साझेदार पूरी साझेदारी के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और दूसरे साझेदारों के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। यानी व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है। दूसरे सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध विद्यमान होता है। यानी प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए एक एजेंट भी होता है, एक अभिकर्ता भी होता है। यानी उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो खुद भी जिम्मेदार होगा और दूसरे साझेदार भी जिम्मेदार होंगे। लाभ का विभाजन, साझेदारी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है कि साझेदार के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभ हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जो है परिभाषा के विवरण में साझेदारी को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय को लाभ बांटने के लिए, व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन इसमें हानि भी हो सकती है। अतः लाभ और हानि को बांटना जो है साझेदारी की मेन विशेषता होती है। साझेदारी के उत्तरदायित्व, प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदारों के साथ तथा स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि वह एक साझेदार है। केवल यही नहीं, एक साझेदार के एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व भी होते हैं। यानी उसकी जो निजी संपत्ति है वो भी फर्म की हानियों के लिए प्रयोग की जा सकती है। एक सीमित दायित्व कंपनी होती है, सीमित दायित्व भागीदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी इसको बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक निगमित साझेदारी है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है और जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित की जाती है। सीमित दायित्व और शाश्वत उत्तराधिकार इसकी प्रमुख विशेषता है। इसे एक कॉरपोरेट मॉडल के रूप में देखा जाता है जो सीमित दायित्व के लाभ के साथ साथ भागीदारों को पारस्परिक आगमन समझौते के आधार पर साझेदारों के रूप में आंतरिक सरपंच को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं होते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग तो सिंपल यही होता है कि इसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होते हैं और सीमित देयता होती है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक कानूनी इकाई है जो अपने सहयोगियों से अलग है, यानी इसका अस्तित्व शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब अपने सदस्यों से अलग होता है, सदस्यों के आने जाने और मृत्यु का इसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम 2 साझेदार होंगे और कम से कम 2 व्यक्ति नियुक्त भागीदार होंगे जिनमें से कम एक भारत का निवासी होगा। और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एलएलपी के लिए लागू नहीं होगा, यानी साझेदारी अधिनियम 1932 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर लागू नहीं होता। और लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो एक सतत उत्तराधिकार है, यानी उसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, वो निरंतर चलती रहती है, सदस्यों के आने जाने का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अब ये साझेदारी संलेख क्या होता है? देखिए, जैसा पहले पढ़ा था हमने कि साझेदारी जो है एक समझौते के द्वारा गठित होती है। वो समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। उस समझौते के हम साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहते हैं। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम में आता है। ये समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता निश्चित रूप से लिखित होना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी साझेदार लिखित समझौता करते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो उसको जो है निपटाया जा सके। तो जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते के विवरण शामिल होते हैं, ऐसे अभिलेख को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी साझेदारों के बीच जो समझौता होता है उसको जब हम लिख लेते हैं तो उसको हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब क्या क्या जो है इसमें साझेदारी संलेख में क्या क्या खास बातें होती हैं, जैसे फर्म का नाम और पता, सभी साझेदारों के नाम और पते, प्रत्येक साझेदार द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है, फर्म की अवधि क्या है, यदि एक निश्चित अवधि के लिए फर्म स्थापित की गई है तो साझेदारी आरंभ करने की तिथि क्या है,
बैंक खातों का संचालन करने के बारे में क्या नियम बनाए हैं, लाभ हानि खाते लाभ हानि को बांटने का अनुपात क्या है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कैपिटल लोन और आहरण ड्राइंग आदि पर ब्याज की दर क्या होगी, अंक एक की नियुक्ति का तरीका क्या होगा, वेतन कमीशन आदि यदि किसी साझेदार को देना है तो उसके क्या नियम होंगे, प्रत्येक साझेदार के अधिकार कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, एक या अधिक साझेदारों के दिवालियापन के कारण पैदा होने वाली हानि का निपटारा कैसे करोगे, फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा कैसे करोगे, साझेदारों के बीच होने वाले आपसी विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा, एक साझेदार का एडमिशन यानी प्रवेश उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में कौन से नियम लागू किए जाएंगे, व्यवसाय संचालन से संबंधित कोई भी अन्य मसला जो है वो साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। और एक साझेदारी संलेख के अंतर्गत वे सभी मसले शामिल होंगे जो साझेदारों के बीच समझौते को प्रभावित करते हैं। हालांकि यदि कुछ विशिष्ट मुद्दों पर जो यदि जिस साझेदारी संलेख में कोई बात नहीं कही गई है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। तो साझेदारी संलेख की क्या मेन बातें होती हैं, साझेदारी फर्म का नाम पता, साझेदारों के नाम पते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी कमीशन यदि कुछ देना है तो एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ के समय किस प्रकार के नियमों का पालन किया जाएगा, फर्म का अगर डिसोल्यूशन होता है तो किस तरह से जो है खातों को निपटाया जाएगा, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, इस तरह की बातें जो है साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। अब यदि साझेदारी संलेख ना बनाया जाए तो उसके अभाव में कौन से नियम लागू होंगे, साझेदारी हेतु अनुकूलन प्रावधान क्या है, जैसे लाभ हानि का अनुपात बराबर होगा, यदि साझेदारी संलेख मौन है तो साझेदारों में जो लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज, किसी भी साझेदार से पूंजी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, यदि किसी भी साझेदार को पूंजी पर जो है कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख में ऐसा नहीं कहा गया है। ब्याज जो है तभी दिया जाता है जब दूसरे साझेदार स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमत हों। यदि साझेदारी विलेख इस मुद्दे पर मौन है तो पूंजी पर कोई भी ब्याज दे नहीं होता। आहरण पर ब्याज, किसी भी साझेदार द्वारा फर्म से निकाली गई राशि जो उसने पर्सनल यूज के लिए निकाली है उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। प्रवृद्ध राशि पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु अपनी पूंजी राशि से अधिक राशि देता है यानी लोन के रूप में कुछ देता है तो इस राशि पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा और उसे 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे होगा। फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक, किसी भी साझेदार को फर्म के कार्य करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों के अलावा भारतीय साझेदारी अधिनियम ये स्पष्ट करता है कि साझेदारों के बीच समझौते में यह विशेष महत्व रखते हैं, यदि एक साझेदार फर्म के किसी लेन देन से अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करता है या फर्म से संबंधित किसी परिसंपत्तिक व्यवसाय को इस्तेमाल करता है तो इसके लिए फर्म के नाम का इस्तेमाल करता है तो वह फर्म के लिए किसी भी लाभ या भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय को चलाता है, कोई पैरेलल बिजनेस चलाता है तो वह फर्म से प्रतियोगिता करता है तो वह फर्म के लिए उत्तरदायी होगा, वह अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभों को फर्म के लिए दे होगा। तो ये था आपका साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, उसके अभाव में लागू होने वाले नियम क्या हैं और साझेदारी संलेख की मुख्य बातें क्या होती हैं। तो उम्मीद आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।